वेलकम बैक। डाइजेशन कंप्लीट हो गया और डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो गया। उन फूड को सेल्स तक जाना था, वो चला गया। लेकिन एक थोड़ा सा सवाल, एक छोटा सा रह गया है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है। हमने माउथ से स्टार्ट किया था और हमारा एलिमेंट्री कैनाल तो अप टू एनस तक है और इसका काम ही है डाइजेशन से रिलेटेड। तो माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ ग्लैंड्स, इन सबों का रोल तो हमने देखा। इलियम का रोल भी देखा। लेकिन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो स्टार्ट होता है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, व्हाट इज इट्स रोल, ये अब हमें जानना। क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, तो काम तो इतना ही था। सेल्स में जाने के बाद वहां एसिमिलेशन होगा। ये क्या करता है, तो हमने बताया था, हम जो भोजन के रूप में मटेरियल्स लेते हैं वो सब के सब डाइजेस्टेबल मटेरियल्स ही तो नहीं होते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं which cannot be digested by our digestive system। क्या करना होगा, उन्हें तो बॉडी से बाहर निकालना होगा। तो चलिए ठीक है, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये आकर के ज्वाइन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर धीरे धीरे ऐसे करके फूड आगे बढ़ेगा और ऐसे करके बाहर निकल जाएगा। इसका रोल क्या, इसमें क्या कुछ और भी होता है? यस, हमने जो खाना खाया है, पानी भी तो हम पीते हैं ना। दिन भर में 4 लीटर 5 लीटर पानी हम पीते हैं और उस पानी को भी जाना है सेल्स तक। अभी तक तो वो सब कुछ इसी में है, अभी तो उसकी चर्चा भी नहीं हुई है। हालांकि ये जो एंजाइम्स थे, जितने भी इन्वॉल्व हुए डाइजेशन में, उनके एक्शन के लिए भी वाटर इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल वो पानी क्या बाहर निकाल दिया जाएगा? हमारे फिकस में इतना तो अमाउंट पानी का नहीं होता है जितना हमने पिया है, और उसकी तो शरीर को जरूरत है, हमारे बॉडी को जरूरत है। क्योंकि यूरिन निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, तो फिर उतना तो हमारे सेल्स को, हमारे बॉडी को पानी चाहिए। कंटिन्यूअसली जो ये ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है, पानी, फ्रेश पानी आएगा और बॉडी की गर्मी को लेकर के वो निकलेगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, जिसके चलते हमारा बॉडी कंट्रोल रहता है, इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। पहले एनाटॉमी देखें। लार्ज इंटेस्टाइन बिगिंस फ्रॉम हियर। यहां से आपका लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गया। जहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, तो आप गौर करेंगे, ये जंक्शन है, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया और यहीं से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में चलिए फूड आया, फूड इधर जाएगा या इधर जाएगा? दिस इज द ब्लाइंड इंड, दिस इज ब्लाइंड इंड। कुछ नहीं है, रास्ता बंद है आगे। बल्कि यहां पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन एंड दैट वी कॉल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। इसी को अपेंडिक्स भी कहते हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा ऑर्गन जो हमारे पूर्वजों में लाखों वर्ष पहले एक्टिव था, उसका रोल था, बट आज यह हमारे लिए किसी काम का नहीं रह गया है। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं।
दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। दरअसल में इसका काम होता है सेलुलोज के डाइजेशन से रिलेटेड। जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास खाने वाले या स्पेशली घास ही खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनमें ये एक्टिव होता है। क्योंकि वो खा रहे हैं तो प्लांट सेल का तो सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, काफ़ी अमाउंट में वो सेलुलोज खा रहे हैं, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में सेलुलोज भी ले रहे हैं काफ़ी। तो वहाँ सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एक सिस्टम चाहिए। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेल डेवलप्ड होता है वैसे ऑर्गेनिजम्स में। और हमारे पूर्वज भी जब घास खाते होंगे आदि मानव के रूप में पूरी तरह से, तो उनमें भी ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक्टिव रहा होगा। बट आज हम लोग बहुत ही सेलेक्टिव हो गए हैं भोजन के मामले में, बॉइल्ड फूड खा रहे हैं। अब तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है फूड को डाइजेस्ट करने में। तो हमारे में ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अब बहुत फंक्शनल नहीं रह गया है। बहुत फंक्शनल क्या, बिल्कुल फंक्शन इसका नहीं रह गया है। और हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसे हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। अब ये बेकार हो गया। आपके घरों में भी बहुत सारे ऐसे सामान होंगे जो वेस्टिजियल है, अब उसका यूज नहीं होता है। पुराने ज़माने में यूज होता होगा, जाता था। और वो क्या बोलते हैं आपका, बहुत सारे घर हल, बैल से चलने वाला हल अगर है रखा हुआ तो समझिए वो वेस्टिजियल है, क्योंकि अब तो उसका इस्तेमाल होता नहीं है, ट्रैक्टर से जुताई होती है। दीज आर वेस्टिजियल आइटम्स। दिस इज वेस्टिजियल पार्ट, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसमें स्वेलिंग आता है, पेन होता है, तो पेट में दर्द होता है। ठीक है, तो डॉक्टर जब भी कभी एब्डोमिनल कैविटी का ऑपरेशन करते हैं, इसे भी काट कर हटा ही देते हैं कि कभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसका कोई काम नहीं है। बस हमें स्टार्ट करना है कि हमें यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ और वो जब भी जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर तो कुछ है नहीं। इस तरह से इसमें फूड का मूवमेंट होता है। पहले असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग, इस ढंग से ये। और फूड फाइनली एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में आकर पहुंचता है, जिसे कहते हैं हम लोग, एक्चुअली इसे कहते हैं रेक्टम। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। दिस ट्यूबुलर पार्ट इज कॉल्ड कोलोन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। पहली तो ये नली हो गई, मोटी हो गई है, इसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल सारे जमा हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स जमा है और इससे वाटर का एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली होता जा रहा है, वाटर एंड साल्ट्स, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आ गया, समझिए ये हो गया कोलोन। और बाद वाली थैली जिसमें अब सिर्फ फिकस रह गया है, सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह गया है, दैट इज रेक्टम। इसी रेक्टम में आपका फिकस जमा रहता है और पेरियोडिकली इसे बाहर आप निकालते हैं। ठीक है, समय समय पर आप इसे बाहर निकाल देते हैं। और ये जो बाहर का ये ओपनिंग है, इसे कहते हैं एनस। अच्छा, इलियम, आई के जगह पे यू कर लेना, उसी वक्त मैंने बताया था, कंफ्यूजन हो रहा था। खैर, तो ये तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम याद रखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। पानी को सोख लिया गया, सारा का सारा सॉलिड फूड यहाँ आकर के जमा हुआ और ये बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया। हमने बताया था कि हम थोड़ा सा समराइज भी कर लेंगे अगले वीडियो में। समराइज क्या कर लेंगे कि हमारा सारा फूड आइटम कैसे डाइजेस्ट हुआ था। तो चलिए बहुत जल्द 5-5 मिनट में इससे आपको बहुत सहूलियत होने वाली है। हम यहाँ देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या खाया था? कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमने स्टार्च खाया था। ये दिख रहा है ना पार्ट? क्लियर दिख रहा है।
स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड है। अब देखिए पहला डाइजेशन इसका कहाँ हुआ था? माउथ में। माउथ, पहला एंजाइम क्या निकला था? चलो ज्यादा कलर हो जाना भी परेशानी होता है। सैलिवरी एमाइलेज। एमाइलेज ये कहाँ से आया था? माउथ से आया था। कहाँ? माउथ में। माउथ में। ठीक है। वो बदल किस चीज में गया? डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो सुक्रोज, माल्टोज, इस तरह से। लेकिन पूरा का पूरा नहीं। फिर ये फर्दर आगे गया, ये पॉलीसेकेराइड सैलिवरी एमाइलेज से थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ। बाकी का ये पॉलीसेकेराइड किससे डाइजेस्ट होगा? पैंक्रियाटिक एमाइलेज से। ये कहां से आया? ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज कहां से आया? याद कीजिए, पैंक्रियाज से, नाम से ही लग रहा है ये पैंक्रियाज से आया था। पैंक्रियाज ने इसे किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? ये भी वही किया, डाइसैकेराइड को, पॉलीसेकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि माल्टोज, सुक्रोज। अब क्या होगा? अब इस माल्टोज, सुक्रोज को फाइनली डाइजेस्ट कर देगा कौन? सुक्रेज, माल्टेज, गैलेक्टेज, लैक्टेज, लैक्टेज। These are enzymes secreted from intestinal glands, from intestine, और वो इसे क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया? फाइनली, ये पार्ट पता नहीं नीचे आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन फाइनली इसे मोनोसेकेराइड में। यानी कि ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज नहीं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे सिंपल फॉर्म्स हैं मोनोसेकेराइड्स हैं। डाइजेशन हो गया। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमने समराइज कर दिया, आप खुद भी कर सकते थे। अब अगर प्रोटीन के डाइजेशन को समराइज करने की बात हो तो प्रोटीन के डाइजेशन को भी समराइज कर देंगे। पांच मिनट के अंदर। चलिए, प्रोटीन हमने खाया है, इसका डाइजेशन माउथ में तो हुआ नहीं, एसोफेगस में तो कोई डाइजेशन होता नहीं है, तो ये आ गया कहाँ? स्टमक। स्टमक में कौन सा एंजाइम था जो इसे डाइजेस्ट कर रहा था? पेप्सिन। एंजाइम वाज पेप्सिन। ये एंजाइम कहां से निकला था? स्टमक से निकला था। चलिए, स्टमक से निकला ये पेप्सिन, और ये पेप्सिन, उस पेप्सिन ने कन्वर्ट कर दिया प्रोटीन को किस चीज में? प्रोटियोजेस, पॉलीपेप्टाइड्स। चलिए ठीक है,
प्रोटियोजेज एंड पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटियोजेज एंड पॉलीपेप्टाइड्स फर्दर डाइजेस्ट हुआ। किसने इसे डाइजेस्ट किया? काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम ट्रिप्सिन। कहां से आया ये ट्रिप्सिन? ये ट्रिप्सिन कहां से आया? चलो बार बार से ढक्कन को खोलवा। ये ट्रिप्सिन कहां से आया था? याद कीजिए, पैंक्रियाज। और इसने इसे कन्वर्ट कर दिया किस चीज में? डाइपेप्टाइड्स में। डाइपेप्टाइड्स में। अब इस डाइपेप्टाइड को फर्दर मोनोपेप्टाइड यानी कि एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना है। कौन करेगा? मैंने बताया था पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज एक एंजाइम होगा जो इसे मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। कहां से निकला है? इंटेस्टाइन से। ये इंटेस्टाइन से निकला है और फाइनली बना क्या? एमिनो एसिड। कौन कौन सा ऑर्गन और एसिड एंजाइम्स इन्वॉल्व हुए? स्टमक, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन। एंजाइम्स कौन कौन है? बेसिकली दो, सिन एंड सिन, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, एंड लास्ट में पेप्टाइडेज जो कि इसे एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर ट्रिप्सिन के साथ एक कीमोट्रिप्सिन भी था। आप याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, फिर 11th में आपको ये सारी चीजें फिर से पढ़नी है। दिस इज द समरी ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत शॉर्ट में है। और लगे हाथ आप फैट का भी देख ही लें। डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का डाइजेशन, फैट जो हमने खाया उसका सबसे पहले क्या हुआ? इमल्सिफिकेशन हुआ। फैट का इमल्सिफिकेशन हुआ। किसने किया? बाइल ने। चलिए, ये बाइल है। बाइल कहां से आया था? सेक्रेटेड फ्रॉम लीवर। याद रखना है, कहां स्टॉक में रहता है? स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। लीवर में एक थैली होती है, उसी में स्टोर होता है। इसने क्या किया? फैट को इमल्सिफाई कर दिया। इमल्सिफाइड फैट बना दिया। इसे, इस फैट को बना दिया एमल्सिफाइड फैट। इस प्रोसेस को कहते हैं एमल्सिफिकेशन। चलिए ठीक है। अब इस एमल्सिफाइड फैट पर क्या होगा? एक्शन होगा लाइपेज का। कौन सा लाइपेज? पैंक्रिएटिक लाइपेज फर्स्ट। पहले तो पैंक्रिएटिक लाइपेज और दूसरा इंटेस्टिनल लाइपेज। दोनों भिड़ जाएंगे। दोनों लाइपेज ही है और कहां से सेक्रीट हुए हैं? एक पैंक्रियाज से और दूसरा, नाम ही से पता चल रहा है, पैंक्रियाज से, और दूसरा इंटेस्टाइन से। और ये दोनों लाइपेज मिल करके इस एमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिए। दिस इज द समरी ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट। ये भी हमने देख लिया फैट कैसे डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में। तो बारी बारी से हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। बाकी को तो डाइजेस्ट करते नहीं है। चलिए, तो ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग 5 मिनट में कुछ और बातें, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आज फिनिश हो गया, तो 5 मिनट में कुछ एबनॉर्मलिटीज, कुछ बीमारियां जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, इस पर भी जरा चर्चा कर लें। तो सबसे पहले ये क्या बोलते, एसिडिटी बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ऐसा लगता है क्या कि एसिडिटी, नाम से लग रहा है कि एसिड से रिलेटेड ये है, यानी एसिड का इफेक्ट है, एसिड के इफेक्ट से होता है। एसिड तो है ही हमारे स्टमक में, हमारे गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो क्यों एसिडिटी होती है हमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा सेक्रेट हो जाता होगा, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सेक्रेट। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्यों सेक्रेट हुआ ज़्यादा,
लेकिन ये रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सेक्रीट हो गया। तो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सेक्रीट हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। और बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हम लोग खा लेते हैं। हमारी आदत क्या है कि खिलाने वाला अगर रहे, फोकट में मिल रहा है, बढ़िया भोजन है, जीव को अच्छा लग रहा है तो खूब खाते हैं, लेकिन कैपेसिटी से डबल। तो अब क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो ऊपर चढ़ जाता है, हमारा जो वो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस ऊपर चढ़ जाता है, वो एसोफेगस में घुस जाता है। तो कभी कभी किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर की वजह से, ज़्यादा तेल मसाला खाने से भी, ज़्यादा खाने से भी, या किसी और भी तरह की दिक्कत से, कभी कभी तो अल्सर होता है, उसकी वजह से पेट में घाव हो गया, लगातार आपका जो फूड हैबिट है वो बढ़िया नहीं है, उसकी वजह से म्यूकस आपके पेट के अंदर के ल्यूमेन को ठीक से बचा नहीं पाता है, और वो कितना बेचारा बचाएगा, अपनी क्षमता भर बचाता है, तो वहाँ पर घाव होता है, तो उसे अल्सर कर, उसकी वजह से भी। तो बहुत सारे कारणों से अगर गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा सेक्रेट हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो गया है आपके स्टमक में, तो एसिडिटी का यूज होता है। एक दूसरा, उसके बाद एक होता है इनडाइजेशन, पचा नहीं भोजन। पचा नहीं भोजन, इसका मतलब हमने जो भोजन लिया था तो उसके प्रोपोर्शन में एंजाइम सेक्रेट नहीं, तो ऑब्वियसली भोजन नहीं पचेगा। एंजाइम क्यों सेक्रेट नहीं हुआ? तो सेक्रेट नहीं हुआ, उसके कई रीजन हो सकते हैं, कई तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है फूड पॉइजनिंग, हमने बासी खाना खा लिया, इन्फेक्टेड फूड खा लिया, तो वो तो माइक्रोबियल इफेक्ट की वजह से भी ऐसा होता है। ये तो इनडाइजेशन की बात है। कभी कभी क्या होता है, इनडाइजेशन के साथ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी हो जाती है, बहुत कॉमन है। कब्ज की बीमारी में क्या होता है कि नॉर्मली देखिए जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो प्रोसीड करते हैं, ये पार्ट क्या कहलाता है, कोलोन, ये पार्ट कोलोन, इसमें जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इनका मूवमेंट इतना स्लो होता है और यहीं पर आके कहीं ना कहीं जमा हो जाते हैं, कोलोन में ही कहीं ना कहीं आकर के जमा हो जाते हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे। हमने फाइबर कम खाया है भोजन में, हमने रफेज खाया ही नहीं है। रफेज अगर खाया होता तो वो बल्क मूवमेंट ठेल ठाल के आगे तक पहुंचा देता है, रेक्टम तक, खाया नहीं है। दिस इज कॉन्स्टिपेशन, यहीं बेचारा जाम हो गया कहीं पर, भोजन आगे बढ़ ही नहीं रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज। ये सर एक वॉमिटिंग होता है, वॉमिटिंग, उल्टी हो गया। तो क्या हो गया, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से, किसी भी तरह के डिसऑर्डर की वजह से अगर फूड ये स्टमक में तो आया, अब स्टमक से बाहर निकलने लगे। कैसे निकलेगा, कैसे ये पॉसिबल है? जब तक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर नहीं होगा तब तक कैसे? हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और हमारा नर्वस सिस्टम इसको ऑर्डर किया हुआ है, इसकी देखभाल कर रहा है कि ये पेरिस्टालसिस हो रहा है आगे के डायरेक्शन में। लेकिन कभी कभी पेरिस्टालसिस उल्टे डायरेक्शन में ही शुरू हो गया, बैक गियर लग गया, एंटी पेरिस्टालसिस हो गया। ड्यू टू एंटी पेरिस्टालसिस क्या होगा, फूड यहाँ का जो है बाहर निकल जाएगा। तो आप ये गौर क्यों होंगे, जब वॉमिटिंग होने को होता है तो कुछ पहले से फीलिंग होने लगती है, तो वॉमिटिंग होने लगती है। क्यों ऐसी फीलिंग होने लगती है? वहाँ क्या होता है, एंटी पेरिस्टालसिस स्टार्ट हो गया है, आपका जो फूड पाइप है वो उल्टे दिशा, बैक गियर उसमें लग गया है, वो फूड आगे की ओर डायरेक्ट, तो उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसके मसल का मूवमेंट इस ढंग का हो रहा है कि लग रहा है कि वो हमारी ही ओर आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है। तो फीलिंग हमें हो जाती है वो वॉमिटिंग होनी है, या बस गाड़ी पर भी बैठने पर जो लगता है कि वॉमिटिंग होने वाली है, एक्चुअली किसी न किसी प्रकार से वो एंटी पेरिस्टालसिस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का फूड बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया तो आपने गौर किया होगा वॉमिटिंग का टेस्ट कैसा होता है। वॉमिटिंग में जो सावर टेस्ट होता है, खट्टापन होता है, तो ये तो आप समझ सकते हैं, आपने जरूर देखा। अगर आपको वॉमिटिंग नहीं हुआ है तो टेस्ट करने के लिए तब तो दूसरे की वॉमिटिंग टेस्ट करनी होगी। खैर, खट्टा क्यों होता है? अब जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पढ़ लिया है तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो ये स्टमक है, यहाँ फूड जैसे ही आता है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट हुआ चारों तरफ से, और गैस्ट्रिक जूस जैसे ही सेक्रेट होता है तो गैस्ट्रिक जूस में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसने फूड को एसिडिक बना दिया, और यही फूड जब एंटी पेरिस्टालसिस के बाद बाहर आया है तो वो खट्टा लग रहा है। ये वॉमिटिंग है। एक और डिजीज है बहुत कॉमन,
जॉन्डिस, ये लीवर की खराबी की वजह से होता है। अगर लीवर खराब हो गया आपका किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरह से, गंदा हमने माइक्रोबियल इन्फेक्शन से या जो भी रीज़न हो, तो ये इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो फैट का इमल्सिफाई नहीं होगा, तो फिर ये सब एंजाइम बेकार है, ये तो काम ही नहीं कर पाएगा उस पर। तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, और भी तरह की समस्याएं आएंगी, क्योंकि लीवर ही खराब हो गया आपका। आपको बताया लीवर का बहुत सारा काम है, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक ये भी डिसऑर्डर आएगा, एक ये भी प्रॉब्लम आएगा कि आपका फैट नहीं पच रहा है, आपका भोजन नहीं पच रहा है। क्योंकि हमने कहा है कि फैट हर भोजन में रहता है, हम अगर एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो ज़्यादा है। तो ये सारे कुछ डिसऑर्डर्स थे, ये सारी कुछ बीमारियां थी जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। एक और चीज कभी कभी पूछा जाता है, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स हैं जिनका नाम आप बताइए। तो पहला तो सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, एंड थर्ड इज पैंक्रियाज। सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज आर द थ्री इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेशन। ये एक्सटर्नल ग्लैंड्स हैं, बाकी तो और भी ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, बट वो तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की बात है, इनकी दीवारों से निकल रहे हैं, इनके दीवारों में धसे हुए वो ग्लैंड्स है ना। बट ये एक्सटर्नल ग्लैंड्स हैं, बाहर से आ गए हैं, बाहर से इनका सेक्रेशन आ रहा है और वो अपना सेक्रेशन इसमें दे करके फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। सैलिवरी ग्लैंड का रोल हमने देखा, लीवर का रोल देखा डिटेल में, और पैंक्रियाज का रोल। पैंक्रियाज के बारे में एक बात है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि आपके लेवल की है, आपको जानना चाहिए और आपको पढ़ना भी है आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। पैंक्रियाज के काफ़ी इंपॉर्टेंस की चर्चा हमने अभी यहाँ पर की है। डाइजेशन, उसके बगैर सोच भी नहीं सकते, लेकिन इसके अलावे भी रोल क्या है पैंक्रियाज का, उसे समझिए। ये एंडोक्राइन के, एक्सोक्राइन के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब आपको लग रहा होगा कि ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो ऐसा ग्लैंड जिसकी अपनी नली होती है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी होते हैं जिनका सेक्रेशन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, उनकी अपनी कोई स्पेशल नली नहीं होती है। जैसे आपने देखा ना, लीवर का सेक्रेशन ड्यूडेनम तक कैसे आया था, बाइल डक्ट के थ्रू आया था, यानी कि गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम तक आया था बाइल डक्ट से, वो स्पेशल डक्ट था। पैंक्रियाज का सेक्रेशन वहां गया कैसे, पैंक्रियाटिक डक्ट से, सैलिवरी डक्ट से लार हमारे माउथ में आया, बक्कल कैविटी में आया। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जिनकी अपनी कोई नली नहीं होती, अपना कोई डक्ट नहीं होता है, दे आर डक्टलेस, दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम का हमारा काम है, और उनसे हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं जो तरह तरह का काम करते हैं हमारे बॉडी में। पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है अगर एक हार्मोन कम या ज़्यादा सेक्रेट होने लगे। तो पैंक्रियाज एक हार्मोन सेक्रेट करने वाला भी ग्लैंड है, जिसकी चर्चा हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, इसकी चर्चा हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में करेंगे। इससे ये आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि पैंक्रियाज कितना इंपॉर्टेंट, वहां भी इसकी चर्चा है। तो इस प्रकार से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया, न्यूट्रिशन खत्म हो गया। न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक भी पढ़ लिया, हेटेरोट्रॉपिक भी पढ़ लिया, और अब हमें पढ़ना है एसिमिलेशन ऑफ ग्लूकोज, एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। केवल यही पढ़ना है। प्रोटीन और फैट का एसिमिलेशन अभी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का एसिमिलेशन, कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का क्या होगा, ये तो ट्रांसपोर्ट कर दिया गया ब्लड के थ्रू सेल तक, सेल में जाकर के ग्लूकोज क्या करेगा, इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन। थैंक यू।